जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है 4K डेवी स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं BPAG 172 के लिए 173 के लिए यूनिट 2 चैप्टर नंबर 2 आज के सेशन में देखेंगे। हम लोग इससे पहले यूनिट 1 भी देख चुके हैं और जो भी अभी तक यूनिट 1 को नहीं देखें उसको जरूर कवर कर लीजिए। इसका एक प्ले लिस्ट भी बना दिया गया BPAG 173 के नाम से, ठीक है। प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आज के सेशन में हम लोग यूनिट 2 को देखेंगे। यूनिट 2 में क्या कहा जाता है, ई शासन की अवधारणा और महत्व। आपको देखिए ये जो है ना, ई आपके सब्जेक्ट नेम भी है ई शासन, ठीक है। ई शासन से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, हर साल बनते हैं, जैसे कि ई शासन क्या होता है, ई शासन का क्या महत्व है, ई शासन का क्या मॉडल है। इन तमाम चीज़ों में हर साल क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, इस साल भी बनेंगे। तो हम लोग देखेंगे इसको एक एक करके, सब कुछ जानेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सबसे पहले देखते हैं क्या होता है ई शासन की अवधारणा, इसको समझते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आप सभी देखिए क्या कहा जाता है ई शासन की अवधारणा। कहा जाता है ई शासन अच्छे शासन के लिए सरकारी कार्य की करने की प्रक्रियाओं में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है। जैसे हम लोग कल के सेशन में क्या जाने थे, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी आखिर क्या होता है, हम लोग कल के यूनिट में देखेंगे, कल के सेशन में जाने थे, ठीक है। तो वही कहा जाता है ई शासन जो है ना, अच्छे शासन के लिए। अच्छे शासन मतलब किसके लिए होता है, जैसे कि आप कोई प्रधानमंत्री ही है, कोई मंत्री ही है, वो शासन किस तरह से कर रहा है, ये सब जो ई शासन के अंतर्गत आएगा, है ना। तो कहा नहीं जाता, कहा आप सुने होंगे जरूर, ई गवर्नेंस के अंतर्गत जो है ना ऐसे पंचायत जो है सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है, उसके बाद ई शासन के अंतर्गत ऐसे ग्राम सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। तो ये सब चीज़ें इस शासन के अंतर्गत ही आता है, ई गवर्नेंस के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। उसी प्रकार क्या आता है, दूसरे शब्दों में ई गवर्नेंस सार्वजनिक क्षेत्र का द्वारा सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है। जैसे मैंने क्या कहा था, सार्वजनिक क्षेत्र मतलब पंचायत हो, जिला हो, राज्य हो, इन तमाम क्षेत्रों में जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं, जैसे कोई मंदिर हो, मतलब ये सब चीज़ जो है ना, जो सूचना व प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है, ई गवर्नेंस के अंतर्गत ये सब चीज़ें आते हैं। और जिसके द्वारा सूचना और सेवा वितरण में सुधार किया जा सकता है। ये ई गवर्नेंस के अंतर्गत क्या होता है, वहाँ पे जो भी सूचना हो, नोटिफिकेशन हो या सेवा वितरण करने की जो प्रक्रिया में काफ़ी बदलाव देखने को मिलती है, काफ़ी सुधार करने की कोशिश करते हैं, ये सभी ई गवर्नेंस के अंतर्गत आते हैं। और निर्णय लेने में नागरिकों को सहभागी बनाया जाता है, ये सार्वजनिक होता है, ठीक है। जैसे कोई जैसे मंदिर में ही कोई चीज़ हो तो उसमें शासक जो है, जो शासन करने वाले, वो तो निर्णय लेंगे ही। इसके साथ साथ जो वहाँ उसके अंतर्गत जितने भी लोग होंगे, जितने भी नागरिक होंगे, उनसे भी सहमति लेंगे, सहभागी लेंगे, है ना। उसके बाद ये सब कोई भी स्टेप अपनाएंगे। उसी प्रकार का सरकार को अधिक उत्तरदायी यानी जवाबदेही, उसके पारदर्शी तथा दक्ष बनाया जाता है। इसमें सबसे पहले तो सरकार होता ही है, सरकार इसमें जो ना महत्वपूर्ण योगदान निभाती है, वो मतलब उत्तरदायी यही होते हैं सरकार, ठीक है। और सूचना और प्रसारण मंत्रालय वर्णन करता है कि इस शासन केवल कार्यालय के कार्यों का कंप्यूटरीकरण नहीं है, यह उससे भी आगे है। मतलब ये कहते हैं, जिसने हम लोग कल के बारे में जाने थे, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इसके एक विभाग भी है, ठीक है। एक इसका जो विभाग होता है, एक मंत्री विभाग होता है, जिसको हम लोग सूचना और प्रसार मंत्रालय मंत्री कहते हैं विभाग का, ठीक है। इसमें इन्होंने ये बताया इस शासन व्यवस्था के बारे में कि ये सिर्फ जो कंप्यूटर करनी नहीं है, बल्कि इससे भी आगे है। मतलब कंप्यूटरीकरण नहीं है, बल्कि इससे भी आगे इस शासन व्यवस्था को मानते हैं हम लोग, है ना। यहाँ के जो गवर्नमेंट हैं, जो भी सब मंत्री हैं, इस सब चीज़ें इसको बताया गया, यही वर्णन किया है। और कहा जाता है इसका अभिप्राय सरकारी प्रक्रिया में आधारभूत परिवर्तन है और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका और नागरिकों के लिए नई जिम्मेदारियां हैं। क्या ई शासन व्यवस्थाएं जो क्या होती है, इसमें आधारभूत परिवर्तन ही को मिलती है। इसकी जो है इसकी जिम्मेदारी किनको है, जैसे आपका तो 3 पार्ट है ही, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसके साथ साथ जो नागरिकों के लिए भी एक बड़ी जिम्मेदारियां होती है, नई जिम्मेदारियां होती है, ओके। उसी प्रकार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यूके के अनुसार जो है ना, इस शासन का अभिप्राय सरकारी विभागों और उनकी संस्थाओं द्वारा इंटरनेट के माध्यम से जनता को सूचना की पहुंच प्रदान करना है। जैसे देखिए कल के सेशन में हम लोग क्या जाने थे, ऑनलाइन की सुविधाएं बढ़ी, इंटरनेट की सुविधाएं बढ़ी, ये सब चीज़ें अब दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। इसी प्रकार इसमें भी अभी जो है ना, इस शासन व्यवस्थाएं में भी इंटरनेट के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, जो भी चीज़ें हैं, जैसी भी सुविधाएं हो, उसके अकॉर्डिंग ये जो है ना अपनी सूचना को, अपने इस नोटिफिकेशन को पब्लिश करते हैं, सभी को जानकारियाँ देते हैं ये मंत्रियाँ, कौन, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ठीक है। उसी प्रकार कहता है अतः सार रूप में, यानी कि सरल तरीके से हम लोग समझे तो इस शासन सरकारी प्रक्रिया में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है, ओके, जिसके द्वारा शासन को स्मार्ट शासन बनाया जा सकता है। इसका अभिप्राय सरल, नैतिक, जवाबदेह, अनुक्रियात्मक और पारदर्शी शासन है,
ठीक है, इसका मतलब यही है, इस शासन व्यवस्था को क्या बनाना है, स्मार्ट शासन, मतलब स्मार्ट गवर्नेंस बनाना है। इसके साथ साथ इसका अभिप्राय, इसका मुख्य उद्देश्य क्यों है, इसका सिंपल तरीके से, सरल तरीके से, उसके बाद मॉरल तरीके से, उसके बाद और जवाबदेह हो जाएगी, है ना, अनुक्रियात्मक होगी। हम लोग इस सब के बारे में अब समझेंगे, सरल, नैतिक, जवाबदेह, ये जो यहाँ पे हम लोग आगे दिया गया है उसको हम लोग समझते हैं अब क्या है कि, है ना। उसके बाद देखिए स्मार्ट शासन किस तरह से बनाने की कोशिश कर रहा है, उसमें से सरल आता है। सरल तरीके से क्या होता है, सरल का अभिप्राय जो है आपका सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा सरकार के नियमों, विनियमों और क्रियाविधि का सरलीकरण है, जिससे उपभोक्ता मैत्रीपूर्ण सरकार प्रदान की जा सके। यानी ये सरल तरीके से सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के बारे में अपने ये जो भी रूल्स हैं, जो भी नियम हैं, जो भी क्रियाविधि हैं, जो भी कार्य करने की समय विधि है, अवधि है, इन तमाम चीज़ों को जो इसमें सरलीकरण से हम नागरिकों तक पहुंचाया जाता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। इसलिए स्मार्ट शासन कहा जाता है। स्मार्ट शासन के मतलब वही है, जैसे हम लोग ऑनलाइन स्मार्ट युग हो गया है, सब चीज़ स्मार्टफोन से ही कर सकते हैं, स्मार्ट कंप्यूटर से कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें इसमें सरल तरीके से हम लोग के पास पहुंच जाती है। ये जो है ना गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य भी है। उसके बाद कहा जाता है नैतिक, मोरल। इसमें क्या हो जाता है, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी राजनीतिक और प्रशासनिक मशीनरी में नैतिक मूल्यों की पूर्णतः नई पद्धति के आविर्भाव का संकेत देती है। ये नई नई प्रकार की जो मशीनरी, आप कौन कौन से मशीनों का उपयोग करेंगे, प्रशासन का उपयोग करेंगे, कौन कौन से राजनीति अपनाएंगे, इस सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के बारे में इसमें संकेत बताती है, सभी हम लोग को जानकारियाँ देती है, ठीक है। उसी प्रकार जवाबदेह होती है, जो है सूचना व संचार प्रौद्योगिकी प्रभावकारी प्रबंधन, सूचना प्रणाली और निष्पादन आकलन कार्यविधि की रूपरेखा, विकास और पर्यावरण को सुकर बनाती है, और इससे सरकारी सेवा कर्मियों को जवाबदेही सुनिश्चित की हो जाती है, ठीक है। जवाबदेही भी इसमें की जाती है, ओके। उसी प्रकार हम लोग अब देखें अगला में क्या कहते हैं, अनुक्रियात्मक में क्या होता है, सेवा वितरण की गति को बढ़ाने व प्रशासन को अधिक क्रियात्मक बनाने के लिए सूचना व संचार प्रौद्योगिकी क्रियाओं का सुप्रभावी बनाता है। यानी कि जो भी सेवा वितरित करते हैं उसके स्पीड, उसकी गति को काफ़ी तेजी गति करने के लिए, और प्रशासन के जो शासक हैं, जो सरकार है, जो अधिकारी हैं, प्रशासन को ये अधिक क्रियात्मक बनाने के लिए जो है ना सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग करते हैं, क्रियात्मक सुप्रभावी बनाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार पारदर्शी में क्या होता है, अब तक सरकारी दस्तावेजों में बंद सूचना व संचार प्रौद्योगिकी सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में लाती है और क्रियाविधियों तथा कार्यों को पारदर्शी बनाती है, जो बदले में प्रशासनिक अभिकरणों की अनुक्रिया में असमानता और कानून का शासन ला सकता है, ठीक है। और इस प्रकार स्मार्ट शासन, अब देखिए स्मार्ट शासन किस तरह से है, इसको देखिए क्या कहा जाता है। देखिए यहाँ से सरकार की आंतरिक संगठनात्मक कार्यविधि में सुधार लाने में, सरकार में आंतरिक संगठनात्मक कार्यविधि में सुधार लाने में यह स्मार्ट जो अनुयोग करती है। किस तरह से कार्य करती है, जैसे सरकार, यही से आप सभी सिंपल तरीके से यहाँ आगे डिफिनेशन दिया गया है। उसके बाद देखिए हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पर, बेहतर सूचना और सेवा वितरण में, उसके बाद भ्रष्टाचार कम करने के लिए सरकार में पारदर्शिता बढ़ाने में, उसके बाद राजनीतिक विश्वसनीयता और जवाबदेही को सुदृढ़ करने में, और सार्वजनिक सहभागिता और परामर्श के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रथाओं को प्रोत्साहित करने में सहायता करती है। जैसे अभी हम लोग एक करके क्या सरल भाषा में, उसके बाद हम लोग नैतिकता के रूप में, उसके बाद हम लोग उत्तरदायी के रूप में, हम लोग ये तमाम चीज़ें अभी ऊपर में देखें उसके अनुसार ये इसमें इसको जो ना आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार का ई शासन यानी ई गवर्नेंस और ई सरकार, ई गवर्नमेंट, ई शासन, देखिए ई शासन यानी कि ई सरकार और ई शासन में अंतर है। देखिए वो क्या है, इसको देखिए, ई शासन और ई सरकार प्राय एक दूसरे के लिए अदल बदल के प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि जो है ई शासन हो गया और ई सरकार हो गया, ये दोनों जो अदल बदल के रूप में प्रयोग भी किए जा सकते हैं। इसलिए इस अवस्था में दोनों के बीच अंतर करना अति आवश्यक है। इन दोनों के बीच अंतर करना हम लोग के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। थॉमस बी रिले, इन्होंने क्या कहा था, थॉमस बी रिले ने, कि सरकार और शासन साथियों की सहमति और सहयोग प्राप्त करने के बारे में है। सरकार और शासन जो है शासितों की सहमति और सहयोग करने में के बारे में है, और परंतु जबकि सरकार जो है इस उद्देश्य के लिए औपचारिक तंत्र के है, सरकार जो है इस उद्देश्य के लिए औपचारिक तंत्र है, और शासन सरकार के कार्य का बहुपरिणाम है जो प्राप्तकर्ताओं द्वारा अनुभव किया जा सकता है। ये कौन कहता है, थॉमस बी रिले ने, ठीक है। थॉमस बी रिले ने सरकार और शासन के बारे में दोनों में अंतर बताते हुए कहता है इसके बारे में, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग यहाँ देखिए, अब इसको आप समझ सकते हैं यहाँ से, आप वो इतना सफिशिएंट है आपके अवधारणा में। अब हम लोग यहाँ पे देखिए इस शासन के मॉडल, इस शासन के मॉडल में क्या कहा जाता है, इसको देखिए,
प्रोफेसर डॉक्टर एरी हेलाचेमी ने अपने लेख में इसके बारे में चर्चा किया है। देखिए इसमें नाम क्या है, प्रोफेसर डॉक्टर एला हेची, ठीक है, एरी हेलाचेमी। उसके बाद इन्होंने अपने एक पुस्तक अपने लेख में लिखा है ई गवर्नमेंट थ्योरी और प्रैक्टिस, ई गवर्नमेंट थ्योरी और प्रैक्टिस। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसके बारे में इसमें इसके मॉडल के बारे में चर्चा किया है, तो उसको हम लोग जानते हैं। कहता है दी एडिवेंट्स फ्रॉम टेनेक्सी में इस शासन के 5 महत्वपूर्ण मॉडलों का वर्णन किया गया है। आपको देखिए मान के चलो ये नहीं याद भी रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, माथा पीटने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको डायरेक्ट लिख देना है इस शासन व्यवस्था के निम्नलिखित 5 मॉडल महत्वपूर्ण है, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। यहाँ कहा जाता है ना इस शासन में 5 महत्वपूर्ण मॉडल हैं, जिसमें जो है स्थानीय स्थानीय और क्रियाओं की तरफ हम लोग एक एक करके पहले 5 मॉडलों को जानेंगे, ठीक है। ये है आपका 5 मॉडल, कौन कौन से हैं देखिए, प्रसारण मॉडल, क्रांतिक प्रभाव मॉडल और तुलनात्मक विश्लेषण मॉडल और वो गतिशील और समर्थनकारी मॉडल और अन्योन्य क्रियाई सेवा मॉडल। ये 5 के 5 मॉडल है, इसको ध्यान रखना है। अब हम लोग एक एक करके प्रसारण मॉडल, क्रांतिक प्रभाव मॉडल क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको लिखने में असुविधाएँ होगी। अब प्रसारण में क्या होता है, देखिए प्रसारण आप सिंपल तरीके से समझो तो कहा जाता है, प्रसारण में यही कहा जा सकता है, जैसे मान के चलो कोई भी चीज़ प्रसारण होती है, जैसे न्यूज प्रसारण होती है, जो मीडिया में प्रसारण होती है, इसके माध्यम से ना प्रचार प्रसार करके जो है हमारी हम जो इसके बारे में सही तरीके से जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। सूचना हो या प्रौद्योगिकी हो, ये सब मीडिया के माध्यम से या किसी भी जरिए से हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग को पता चलता है और व्यापक तरीके से पता चलता है। जैसे मान के चलो अभी जो है पीएम जो हैं वो अभी यूएस के दौरे में थे, हम लोग अच्छी तरीके से समझ जाते हैं, जबकि पीएम मोदी तो दिल्ली में है, दिल्ली से वो अपना यूएस गए, कैसे हम लोग को पता चला। मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये प्रसारण मॉडल के माध्यम से जो है जो हम लोग को सही तरीके से और व्यापक तरीके से इसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है, सार्वजनिक अधिकार तक क्षेत्र तक पहुँचाया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार का था मॉडल इस तथ्य पर आधारित है कि अधिक सुविधा नागरिक शासन कार्यविधि के कार्यशैली का मूल्यांकन बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। वही प्रसारण के माध्यम से ही इसके बारे में हम लोग सही तरीके से जानेंगे, इतनी है यहाँ पे चीज़ें हैं, यहाँ पे अवेलेबल है, इतनी ऐसी चीज़ें हो सकती है, इसमें ये बदलाव करनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों को हम लोग भी समझ सकते हैं, एक आम नागरिक भी समझ सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार कहा जाता है क्रांतिक प्रभाव मॉडल में क्या कहता था, यह मॉडल लक्ष्य श्रोताओं के लिए क्रांतिक महत्व की सूचना के प्रचार का आधारित, यह मॉडल सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के द्वारा दूरी और समय की अवधारणा को प्रचुर बनाता है। और जब सूचना अंकीय नेटवर्क पर दी जाती है और इसे कहीं भी स्थित उसके लक्षित उपभोक्ता समूह उपयोग कर सकते हैं। मतलब ये कहा जाता है क्रांति प्रभाव मतलब होता है कि एम जो लक्ष्य होती है, जैसे आप सबको का भी लक्ष्य है कि हमें अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करना है ना, इसमें भी इस शासन व्यवस्था में भी कोई एम होती है कि हम लोग को इतना डेट में जो ये सार्वजनिक स्थान हम लोग को सही तरीके से करना ही है, और हम लोग को इसके बारे में जो ना इसकी दूरी कितनी समय लग सकता है, कितनी दूरी है, ये तमाम चीज़ें जो इसके माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं क्रांतिक प्रभाव मॉडल के अंतर्गत, ठीक है। उसी प्रकार तुलनात्मक विश्लेषण में क्या कहा जाता है, यह मॉडल विकासशील देशों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण मॉडल है। जो विकासशील जो डेली प्रोग्रेस कर रहा है उसे हम लोग विकासशील देश कहते हैं, जो प्रोग्रेस कर चुका है उसे विकसित देश कहते हैं। जैसे अपना प्यारा देश भारत, अभी वो विकासशील देशों में के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और कहा था लोगों के सशक्तिकरण के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है और अनिवार्यतः मॉडल शासन के क्षेत्र में सर्वोत्तम पद्धतियों को सम्मिलित करता है और तब उन्हें अन्य शासन पद्धतियों का मूल्यांकन करने के लिए मानदंड के रूप में प्रयोग करता है। मतलब ये हुआ अनिवार्यतः मॉडल शासन के लिए जो भी सर्वोत्तम पद्धति है उसको भी सम्मिलित किया जाता है और उन्हें अन्य शासन पद्धति के साथ जो है ये दोनों का मूल्यांकन मध्येट करता है। जैसे तुलनात्मक मतलब ही होता है तुलना, है ना, तुलना, ठीक है। तुलना मतलब कंपेरिजन, कंपैरेटिव एनालिसिस, ठीक है। इसी प्रकार दोनों के बीच कंपेयर करता है उसके बाद, ठीक, यही है आपका। उसके बाद कहता है ई एडावोकेसी गतिशील, यानी कि ये इसके बारे में देखिए क्या कहा जाता है, यह मॉडल आभासी समुदायों द्वारा व्यक्त की गई राय और समस्याओं को जोड़कर वास्तविक विश्व क्रियाविधि की गतिकी का निर्माण करता है। यह मॉडल विश्व सिविल समाज को विश्व निर्णयन क्रियाविधि पर प्रभाव डालने में सहायता करता है। ये जो है ना ये मॉडल जो है आपके विश्व स्तर पर विश्व सिविल समाज के लिए भी इसके विश्व निर्णयन कोई विश्व के स्तर पर फैसला लेने के लिए आप मान के देश विदेश के लिए जो भी निर्णय होती है ये इसके अंतर्गत आती है, ये इस मॉडल के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो आप सिंपल तरीके से इतना कर सकते हो।
अन्योन्य क्रियान्वयन सेवा। इसमें क्या होता है, यह शासन क्रियाविधि में व्यक्तियों की प्रत्येक सहभागिता के लिए मार्ग खोजता है और सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से निर्णय क्रियाविधियों में अधिक वास्तविकता और पारदर्शिता लाता है। मूलतः सूचना व संचार प्रौद्योगिकी द्वारा अंक के नेटवर्क में प्रत्येक व्यक्ति को लाने की संभावना है और यह उनके बीच सूचना व अन्योन्य यानी दो तरफा प्रभाव कर सकती है। ठीक है, यह है आपका इस शासन व्यवस्था के मॉडल, 5 मॉडल बताए गए, पाँचों के पाँचों हम लोग देखें। ठीक है, तो हम लोग आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में। आपको एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा सा बहुत दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखिए तीसरा पॉइंट में इस शासन की महत्व, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए क्या कहा जाता है। सूचना व संचार प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग लोक प्रशासन पद्धतियों की संरचना व प्रभाव डालता है। प्रौद्योगिकी प्रगति निम्नलिखित प्रशासनिक पद्धतियों को सुकर बनाता है। मतलब इसमें जो ना इस शासन महत्व के 2 लक्षण हैं, एक प्रशासनिक विकास और एक प्रभावकारी सेवा वितरण। ठीक है, ये दोनों है, आपको इस तरह से मेंशन करना है। अब प्रशासनिक विकास क्या होता है, प्रभावकारी सेवा वितरण क्या होता है, इसको भी जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, प्रशासनिक विकास देखिए हम लोग अलग अलग चर्चा करते हैं हम लोग। प्रशासनिक विकास में क्या होता है, प्रशासनिक सुधार प्राय सरकारी संगठनों की कार्यविधियों, ब्यूरों और पद्धतियों और कार्यविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है। देखिए प्रशासनिक विकास जो है ना, प्रशासन जो भी विकास करेंगे वो अकेले कोई भी मत नहीं होंगे। जैसे मंत्री विभाग में भी ना वो अपने अधिकारियों से बात करते हैं कि मैं ये फैसला लेना चाहता हूँ, ये सही है या नहीं है, इसके बारे में वो लोग अव्वल वार्तालाप करते हैं, उसके बाद इसमें कोई भी कदम उठाते हैं। तो इसी प्रकार सरकारों का इसमें संगठन होती है। ठीक है, और कोई सब कुछ इसका ब्यौरा लिया जाता है, मतलब इसमें क्या सही है क्या नहीं है, इसके बारे में सही तरीके से जानकारियाँ इकट्ठा करती है, उसके बाद कोई भी कार्यविधि अपनाती है। ठीक है, इन सुधारों के मूल उद्देश्य पद्धतियों की क्षमता बढ़ाना है। इस संदर्भ में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग न केवल किया जा सकता है बल्कि प्रक्रिया को आगे प्रोत्साहन देने के लिए प्रयुक्त भी किया जा सकता है। यह हम लोग निम्न तरीके से हम लोग इसका प्रयुक्त किया जा सकता है। जैसे हो गया प्रशासनिक प्रक्रियाओं का स्वचालन। ठीक है, प्रशासनिक प्रशासन हम लोग इसमें नाम भी मेंशन कर देंगे ना तो वो भी सफिशिएंट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करने की। ठीक है, जैसे हम लोग ये प्रशासनिक विकास में जो है हम लोग ये निम्नलिखित तरीकों के माध्यम से, इन निम्नलिखित सहायता के माध्यम से हम लोग इसकी प्रोत्साहन कर सकते हैं। जैसे आपका हो जाएगा प्रशासनिक की प्रक्रियाओं का स्वचालन हो गया, उसी प्रकार होता है कागजी कार्यवाही में कमी, यानी कि कागजी कार्यवाही में कमी होगी, जो कागज पत्र के लिए ये सब जो कम होने लगा अब, क्योंकि मॉडल युग होने लगा, स्मार्ट युग होने लगा। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग का नेक्स्ट में आ जाएगा सेवा की गुणवत्ता। आप ये सब दर्शा देंगे ना, सिर्फ नाम भी तो सफिशिएंट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस उसके बाद पदानुक्रम का उन्मूलन, आप थोड़ा एक दो बहुत अपने मन से भी लिख सकते हैं। जैसे सूचना व संचार प्रौद्योगिकी ने संगठन में जो है ना पदानुक्रम प्रक्रियाओं उत्पन्न कार्यविधि विलंबन को कम किया है। इंटरनेट और लैन जो है प्रणाली द्वारा एक ही समय में संगठन के विभिन्न स्तरों पर सूचना और आंकड़ों को भेजना संभव हो सका है। उसी प्रकार प्रशासनिक संस्कृति में परिवर्तन हो गया। ठीक है, ये सब जो है ना इसमें है। उसी प्रकार हम लोग अब प्रभाव, जैसे हम लोग 2 देखे थे, एक प्रशासनिक सेवाएं और उसका एक था प्रभावकारी सेवा वितरण। प्रभावकारी सेवा वितरण में क्या होता है, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी लोगों को प्रभावी ढंग से सेवा वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये सूचना व संचार प्रौद्योगिकी लोगों को, हम लोग ये सूचना व प्रौद्योगिकी के बारे में तो कल ही चर्चा कर चुके हैं बेहतरीन तरीके से, पूरा बेसिक से। उसका सूचना प्रौद्योगिकी सुनिश्चित करती है किसके माध्यम से, पारदर्शिता के माध्यम से, है ना। वेब पर सूचना के प्रसार और प्रसारण द्वारा सूचना आसानी से उपलब्ध होती है और इसी से यह प्रशासन प्रणाली को सार्वजनिक रूप से जवाबदेह बनाता है। और वेब से सूचना का निर्बाध प्रवाह होता है, इससे किसी भेदभाव के बिना आसानी से सूचना प्राप्त कर सकती है। जैसे हम लोग कल भी इसके बारे में जाने थे कि वेब के माध्यम से हम लोग किस तरह से कोई भी चीज़, जैसे मान के चलो अभी वर्तमान समय में जैसे राम मंदिर बन रहा है, ठीक, अयोध्या में बन रहा है, उसके बाद हम लोग वेब में यानी कि गूगल में www. के माने में उसको हम लोग सर्च करते थे, उसमें कितना ज़मीन है, कितने लोग हैं, कितने मजदूर हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं, सटीक जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें जवाबदेही होती है, ये सब पारदर्शिता होती है, मतलब कि देख सकते हो सभी के सभी, है ना। तो ये है इसकी जवाबदेही। उसके बाद आर्थिक विकास हो जाएगी। सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का विस्तार क्रियाकलाप की लागत कम करता है, जिससे सेवाएं सस्ती होती है। उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बाजारों, उत्पादों, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, मौसम आदि के बारे में सूचना के अभाव के कारण मुश्किलें उठानी पड़ती है ना। ये सब ये आर्थिक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, रणनीति किस तरह से होना चाहिए, सूचना प्रणाली, ये सब चीज़ें इसमें निहित है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आज के सेशन में इस शासन व्यवस्था की अवधारणा और इसके महत्व और इसके बारे में हम लोग इसके घटक जो है हम लोग इसके बारे में यानी कि 3 टॉपिक पर है ना आज। हाँ,
तीन टॉपिक इसके महत्व के बारे में पढ़ें और इस शासन की अवधारणा के बारे में पढ़ें, जानें, समझें और इसके बाद इसके मॉडल के बारे में भी समझें। ठीक है, ये तीनों की तीनों इस यूनिट में इम्पोर्टेंट है और तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है ना। तो हम लोग तीनों के तीनों आज के सेशन में हम लोग इस सेशन के माध्यम से तीनों को समझे और एक्सप्लेन किए। उम्मीद करता हूँ ये तीनों की तीनों आप सभी को समझ में आ गया होगा और कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो ये रही आज के सेशन में, बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन भी आप सबों के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायतापूर्ण साबित हुआ होगा। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।